डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 10th क्लास के अर्थशास्त्र विषय के साथ उपस्थित हूं और आज जो मैं आपके लिए पाठ का चुनाव किया उसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो आज हम इस पाठ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे और परीक्षा को देखते हुए जिस तरह का पैटर्न है उसके आधार पर हमने क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है। तो चलिए हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन का ये है अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें हम कुछ प्रश्न आपको दे रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। यानी यह जो पाठ है वो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से लिया गया है और प्राथमिक क्षेत्र की जहां तक बात है तो इसमें उन गतिविधियों को शामिल किया गया जाता है जो प्रकृति के द्वारा सीधे हम कोई वस्तु को प्राप्त करते हैं, तो वैसे क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अब आप समझ गए हो कि प्रकृति के द्वारा हम कौन कौन सा चीज जो है सीधे प्राप्त करते हैं। खेती बाड़ी हो गई, वन उत्पाद हो गया, तो ये सब चीज जो है वो प्रकृति से सीधे हम प्राप्त करते हैं, इसलिए सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कुछ गतिविधियों का उदाहरण दे। चलिए हम उदाहरण दे रहे हैं। फसल उगाना प्राथमिक क्षेत्र का जो है एग्जाम्पल है। खनन, खनन के अंदर जैसे हम जमीन के अंदर से कोयला निकालते हैं, लौह पत्थर निकालते हैं, तांबे का पत्थर निकालते हैं, बहुत सारी चीज आप जानते हैं इसके बारे में, तो वो भी जो है प्रकृति से हम सीधे प्राप्त करते हैं, इसलिए प्राथमिक क्षेत्र का जो है सो ये है। तो फिर लकड़ी काटना है, मत्स्य ग्रहण यानी मत्स्य पालन, ये जितने भी क्षेत्र ये हैं सब उत्पादन के, वो सब प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। तो अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन कि द्वितीय क्षेत्रक से क्या तात्पर्य है। तो द्वितीय क्षेत्रक ऐसी गतिविधियों को कहते हैं जो प्राथमिक उत्पादों को उपयोगी वस्तुओं में बदल देती है, उन्हें हम द्वितीय क्षेत्रक की गतिविधियां कहते हैं। यानी प्रकृति से जो वस्तु हम सीधे प्राप्त करते हैं उसको हम अपने तकनीकी ज्ञान और श्रम के द्वारा कोई अन्य उपयोगी वस्तु बनाते हैं, तो इस गतिविधि को हम द्वितीय क्षेत्रक कहते हैं। अब जैसे उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन उदाहरण पूछ रहा है, जैसे गन्ने से चीनी बनाना। तो गन्ना जो है प्राथमिक उत्पाद है क्योंकि हम इसको प्रकृति से सीधे पैदा करते हैं और उसे चीनी बनाना हो गया, तो इसमें हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, श्रम लगाएंगे तो चीनी बनेगा। फिर एक कपास से कपड़ा बनाना। आप जानते हैं कपास जो है प्राथमिक उत्पाद है और इससे धागा बनाना, कपड़ा बनाना, ये जो है ये द्वितीय क्षेत्र का उत्पाद है। फिर मिट्टी से ईंट बनाना, तो ये भी जो है और द्वितीय क्षेत्र का ये है उद्यम है। तो इस तरह से हमने देखा कि द्वितीय क्षेत्रक को अगर हम उद्योग भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर है अगला क्वेश्चन 5वां, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र का जो संबंध है वो वस्तुओं के उत्पादन से नहीं होता, याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि तृतीय क्षेत्र में कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होता है बल्कि सेवाओं का उत्पादन होता है। और अगर हम उदाहरण दें, जैसा कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि तृतीय क्षेत्र कुछ उदाहरण दें, तो अब जैसे यातायात, एक जगह से दूसरी जगह जैसे सवारी गाड़ी से हम जा रहे हैं या कोई सामान ले जा रहे हैं, वो हमारी सेवा कर रहा है, तो यातायात तृतीय क्षेत्र का, इसमें कोई नया वस्तु नहीं बनेगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से लेकर के कोई जगह सामान जा रहे हैं और वहां के बाद सामान दूसरा हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। फिर वकालत करना, डॉक्टरी करना, शैक्षणिक कार्य करना, कार्य, इसके बाद बैंक है, संचार, ये सब तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है, यानी सेवा क्षेत्रक। तो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, ये 3 तरह की गतिविधियों के द्वारा जो है हम उत्पादन कार्य संपन्न करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों क्षेत्र से जो उत्पादन होता है उसको एक वर्ष में जो भी उत्पादन होगा उसको जो जोड़ने के बाद जो हमको रकम मिलेगा वो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 8वां, कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी क्यों है। अब अल्प बेरोजगारी एक नया क्वेश्चन आ गया। तो कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी पाई जाती है क्योंकि इसमें अभी भी आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे हुए हैं। यानी देखने में लगेगा कि सबको रोजगार मिला हुआ है, लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए तो ऐसी बात नहीं होती है। अगर उसमें से कुछ को निकाल भी हम देंगे तो उत्पादन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो उस तरह की बेरोजगारी को हम अल्प बेरोजगारी कहते हैं। अब अगला है प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं।
तो एक विशेष कार्य को करने के लिए आवश्यकता से अधिक लोग काम करते हैं, तो उनकी और उसमें जब उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से नहीं चलती है, तो ऐसे में जिस बेरोजगारी के शिकार होते हैं उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी भी इसको कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि योग्यता के अनुसार या परिश्रम के अनुसार उनको जो है आमदनी नहीं होती है, लाभ नहीं होता है, तो देखने वाले कहेंगे कि सबों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन वास्तव में उसमें सबों को रोजगार नहीं मिला हुआ है, क्योंकि योग्यता के अनुसार जो उनको आमदनी होना चाहिए नहीं होता है। तो इस तरह से ऐसे बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब बेरोजगारी होता क्या है, इसका क्या अभिप्राय है, ये 10वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है। तो जब योग्य एवं सक्षम व्यक्ति को काम करने की इच्छा के बावजूद, थोड़ा याद करना पड़ेगा इसको, सबसे पहले कि काम करने के अंदर काम करने के लिए योग्यता होनी चाहिए, एक सक्षम यानी स्वस्थ होना चाहिए और उस काम को करने में जो है सो बिल्कुल सक्षम होना चाहिए, और काम करने की इच्छा। मान लीजिए कि दो चीज है, योग्यता भी है, सक्षम भी है, काम करने की इच्छा नहीं है, तो काम थोड़े होगा। इसलिए ये तीनों के बावजूद अगर तीनों तरफ से अगर हम रेडी हैं और अगर काम नहीं मिलता है तो हम उसको बेरोजगारी कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति किसी उत्पादक गतिविधि में संलग्न नहीं होते, यानी कोई उत्पादन कार्य में नहीं लगे होते हैं। तो इस तरह से 10 क्वेश्चन जो था उसका उत्तर हो गया। और अब क्वेश्चन का पैटर्न बदला, अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के सेवा क्षेत्र दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं, ये कौन है? बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सेवा क्षेत्र है भारत का, यानी जो नियोक्ता होते हैं, जो नियुक्ति करते हैं अपने यहाँ काम करने के लिए उद्यम में, वो दो तरह के लोग को नियुक्त करते हैं। ये दो तरह के लोग कौन है जरा देखिए। पहला वे होते हैं जो अत्यंत कुशल तथा शिक्षित श्रमिक होते हैं। तो ये अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिक का माने क्या हुआ, कहने का मतलब कि ये प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और इसके लिए एक शिक्षण संस्थान हमारे देश में हर एक जगह है, ये मौजूद है, जिसको हम लोग ITI बोलते हैं। तो उसमें जो ट्रेनिंग लेता है, प्रशिक्षण लेता है, उसी को शिक्षित या अत्यंत कुशल श्रमिक हम कह सकते हैं। तो इनकी संख्या जो है चूंकि सीमित है, क्या कि हर मजदूर जो है ITI नहीं कर सकता है, इसलिए इनकी संख्या कम है, सीमित है। और लेकिन एक बात है, इनको वेतन जो है परिश्रमिक वो अधिक मिलता है। अब दूसरा किस तरह के लोगों को नियुक्त करते हैं, तो दूसरा है अकुशल और अशिक्षित श्रमिक, और इनकी संख्या अधिक है, लेकिन इन्हें कम पारिश्रमिक प्राप्त होता है और इन सेवा में इसलिए लगे हुए रहते हैं क्योंकि इनको और आमदनी प्राप्त करने का कोई वैकल्पिक अवसर नहीं है। और ऐसे लोग जैसे आप देखते होंगे शहरों में या देहातों में मरम्मत कार्य में लगे हैं, कोई परिवहन में लगा हुआ है, और भी छोटा मोटा काम में, कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई गाड़ी वगैरह में काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को जो है, या कोई मरम्मत कार्य घर बन रहा है कहीं, तो कोई ईंट ढोने का काम कर रहा है, कोई सीमेंट उठाने का, कोई बालू ढोने का, तो ये सब जो श्रमिक हैं ये अकुशल और अशिक्षित श्रमिक होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि भारत के सेवा क्षेत्र में दो तरह की नियुक्तियां होती है। एक वैसे श्रमिकों की जो प्रशिक्षित होते हैं, ट्रेनिंग किए हुए रहते हैं ITI के द्वारा, तो इनको हम बोलेंगे शिक्षित श्रमिक, कुशल श्रमिक। और वैसे श्रमिक जिनको कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं होता है और अशिक्षित भी होते हैं, तो एक दूसरा जो हुआ ये अशिक्षित श्रमिकों का हुआ। तो इस तरह से लघु उत्तरीय का प्रश्न, जो पहला प्रश्न था वो हल होता है। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं इसका। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 यानी मनरेगा 2005, हालांकि जिस समय ये बना था 2005 में, तो इसका नाम केवल नरेगा था, लेकिन बाद में जो है इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, तो इसका नाम हो गया मनरेगा। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जो जिसको मनरेगा कह रहे हैं, 2005 में ये बना है। इसके प्रमुख उद्देश्य जरा देखिए क्या क्या हैं। तो उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम हैं और जिन्हें काम की जरूरत हो, एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना। कहने का मतलब कि भारत में जो बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए किया गया है कि लोगों को कम से कम रोजगार मिले कुछ दिन। अच्छा, दूसरा काम है कि अगर रोजगार नहीं उपलब्ध करा सके, अगर सरकार मान लीजिए कि रोजगार नहीं दे पा रही है 100 दिन तक का,
तो उसको बिना काम किए हुए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा उस 100 दिन का जो मजदूरी होगा वो जोड़ करके। तीसरा जो है वह है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। तो मुख्य बात यही है, ये जो एक्ट बना है, अधिनियम बना है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे देश में वैसे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं यानी बीपीएल सूची में हैं, उनके जीवन स्तर को जो है ऊंचा उठाने के लिए व्यवस्था की गई है। और इसमें काम क्या करवाया जाता है, ये चौथा पॉइंट बतलाएगा। भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने वाले कामों को वरीयता देना है, यानी ग्रामीण क्षेत्र में जैसे कूप खोदना हुआ, जैसे कुआं हो गया, खेतों में सिंचाई के लिए नाली बनाना हुआ, तो ये सब काम, या ये जैसे जमीन है उबड़ खाबड़ है उसको समतल करना हुआ, तो ये सब कामों में जो है मजदूरों को काम मिलता है। और जैसा कि आपने सुना कि साल में 100 दिन जो है उसको काम मिलेगा, और अगर नहीं मिलेगा तो 100 दिन का जो मजदूरी होगा उसको दिया जाएगा। तो ऐसा करके सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है गरीबों के लिए और उनके स्थिति को सुधारने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है संगठित तथा असंगठित क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। ये समझने वाला क्वेश्चन है। संगठित असंगठित यानी एक का दूसरा उल्टा है। तो पहले हम देखेंगे संगठित क्षेत्र क्या है। वैसे उद्यम जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, यानी काम करने का जो समय है वो नियमित रूप से रोज होता है और लोगों के काम सुनिश्चित होते हैं कि यही काम करना है, ये संगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और संगठित क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं यानी रजिस्टर्ड होते हैं और उन्हें सरकारी नियम और विनियमों का पालन। कहने का मतलब कि खासकर सरकारी कर्मचारी या जो मजदूर काम करते हैं सरकारी ये में उद्यम में, उनके लिए जो है सो ये है, और उस क्षेत्र को संगठित क्षेत्र कहा जाएगा। उसमें जो काम करेंगे तो इस क्षेत्र को संगठित क्षेत्र का, उसको मजदूर कहा जाएगा या कर्मचारी कहा जाएगा। दूसरा है असंगठित क्षेत्र। ये वैसे उद्यम अथवा कार्य स्थान जहां रोजगार की अवधि अनिश्चित होती है, यानी निश्चित नहीं है काम उनको कि रोज मिलवे करेगा। अब लोगों के पास सुनिश्चित काम नहीं होता है कि कल क्या करना है। असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और ऐसे उद्यमों का सरकार द्वारा पंजीकरण नहीं किया जाता है। इस क्षेत्र के भी नियम और विनियम होते हैं परंतु उनका पालन नहीं होता है। जैसे आप देखे होंगे छोटे छोटे होटल में काम करते हुए लोगों को, या दुकान में काम करते हुए देखे होंगे, या गाड़ी वगैरह में काम करते हुए देखे होंगे, ये उसी तरह के असंगठित लोग हैं। इनको कभी भी काम पर से हटाया जा सकता है और काम करने का इनका समय निश्चित नहीं है कि कितना घंटा इनसे काम लिया जाएगा, कब तक लिया जाएगा, कब निकाला जाएगा, क्या वेतन दिया जाएगा, इसका कोई लेखा जोखा नहीं है। तो ये असंगठित क्षेत्रक हो गया। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि संगठित क्षेत्रक और असंगठित क्षेत्रक क्या होता है। और अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक में अंतर स्पष्ट करें। तो ये दोनों जो है स्वामित्व के आधार पर है, मैंने अधिकार के आधार पर अब हम क्षेत्र को बांट रहे हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक जो है दोनों में अंतर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या अंतर है। सार्वजनिक क्षेत्रक पर सरकार का स्वामित्व होता है जबकि निजी क्षेत्रक पर कंपनी का स्वामित्व होता है। कंपनी यानी कोई खास व्यक्ति का। अच्छा, दूसरा अंतर है कि सार्वजनिक क्षेत्रक का उद्देश्य है कि किसी खास क्षेत्र का विकास करना, जबकि निजी क्षेत्रक का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। यानी निजी क्षेत्रक वाले को कोई मतलब नहीं है कोई विकास हो रहा है कि उसने उसका अपना लाभ चाहिए। फिर है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे रेलवे हो गए, डाकघर हो गए, दूरसंचार हो गया, ये सब सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं। और निजी क्षेत्र में आपको टाटा आयरन स्टील कंपनी आप नाम सुने, टिस्को का, फिर रिलायंस इंडस्ट्री का नाम सुनेंगे। तो ये सब जो है निजी क्षेत्र के हैं, यानी ये सब कोई खास व्यक्ति या कंपनी के हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने स्वामित्व के आधार पर क्षेत्र को दो भागों में बांटा, सार्वजनिक और निजी, और दोनों का अंतर से अब आपको स्पष्ट हो गया कि दोनों क्या चीज हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं अब कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित हैं, और फिर है कि जीडीपी किन वस्तुओं के मूल्यों के योगफल से बनता है। यानी दो क्वेश्चन इसमें है, तो दोनों का उत्तर हम बारी बारी से देखिए। पहला का देखिए पहले। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का विभाजन स्वामित्व के आधार पर किया जाता है, बोले अधिकार के आधार पर। और सरकारी स्वामित्व के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं, यानी जिसका देखरेख सरकार करती है। और दूसरा जो निजी स्वामित्व है इसके अंतर्गत आने वाले उद्योगों को निजी क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है,
यानी इसका जो स्वामी होता है, मालिक होता है, कोई निजी व्यक्ति होता है, निजी कंपनी होती है। अब फिर अगला सवाल था आपका कि जीडीपी के बारे में, कि जीडीपी क्या है। तो जीडीपी जो है, जो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये तीनों के द्वारा जो उत्पादित होगा एक साल के अंदर वस्तु, उसके मूल्य या सेवा जो भी उत्पादित होगा 3 साल के अंदर या 1 साल के अंदर, तो उसके मूल्यों को हम जोड़ेंगे और योगफल से जो राशि प्राप्त होगी उसी को हम बोलेंगे जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हम हिंदी में इसको कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद। तो इस तरह से 5वां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न एक बार फिर बदला, दीर्घ उत्तर ये आ गया, अब थोड़ा सा लंबा उत्तर होगा इसका। क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र की व्याख्या करें। तो स्टूडेंट जान लो, एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब यहीं से शुरुआत एक तरीका से ये चैप्टर होता है कि अर्थव्यवस्था यानी उत्पादन वगैरह जो किसी देश में होता है तो वो 3 क्षेत्र में किया जाता है, यानी उसको 3 तरह के उद्यम हैं। पहला है प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक। तो प्राथमिक के बारे में पहले जान लो। प्राथमिक क्षेत्र का आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र है जहां प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर और किसी वस्तु का उत्पादन हम करते हैं। जैसे कृषि कार्य है, खेती करते हो तो उसमें प्रकृति के द्वारा सीधे हम अन्न प्राप्त करते हैं। खनन करते हैं तो जमीन को खुदाई कर करके हम अंदर से निकालते हैं। लकड़ी काटना है, जंगल में जो प्रकृति के द्वारा पेड़ है उसको काटते हैं। मत्स्य पालन, ये सब जो है सो ये प्राथमिक क्षेत्र के उद्यम हैं, और इनको प्राथमिक क्षेत्र में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये प्रकृति द्वारा सीधे हमको प्राप्त होता है। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। ये द्वितीय क्षेत्र क्या है? तो ये आर्थिक गतिविधि का वह क्षेत्र है जहां प्राकृतिक उत्पाद को, यानी जो प्राथमिक उत्पाद से हमको प्राप्त होता है, अब जैसे अनाज है, या मान लो खनन कार्य में से मान लोहा का पत्थर है, कोयला है, या लकड़ी है, इसमें अपने तकनीकी ज्ञान और परिश्रम के द्वारा जब प्राथमिक उत्पाद के बारे में अभी हम बताए क्या क्या हो सकता है, तो जब हम उसके रूप और गुण में परिवर्तन करके और एक अन्य उपयोगी वस्तु बनाते हैं तो इस तरह की गतिविधि को हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। और अगर एक शब्द में कहना चाहें तो इसको हम उद्योग कहेंगे। फिर अगला एक और क्षेत्र है इसमें तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र जो है ये दोनों से भिन्न है। कहने का मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र में हमने देखा कि वस्तु का उत्पादन हुआ, बट तृतीय क्षेत्र में ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई वस्तु का उत्पादन नहीं होगा। और तृतीय क्षेत्र में जो है उसके स्थान पर सेवा का सृजन होता है। जैसे यातायात, आपको मानो एक दूसरे जगह जाना है, कोई गाड़ी में बैठ गया तो गाड़ी वाली तुम्हारी सेवा करता है, तो इसमें उस सेवा का सृजन हुआ, ना कि कोई वस्तु बना। ये नहीं कि तुम वहां जाने के बाद दूसरा आदमी बन जाओगे, ऐसा बात नहीं है। फिर है शैक्षणिक कार्य, पढ़ाने का काम, तो इसमें भी कोई वस्तु नहीं बनेगा, शिक्षा दी जाएगी, ज्ञान बढ़ाया जाएगा, तो ये सेवा हुआ। फिर है चिकित्सा कार्य, किसी को मतलब इलाज किया जाता है तो वो भी सेवा है। फिर वकालत वगैरह का काम, किसी का केस कोई ये वकील लड़ता है उसकी मदद करता है, सेवा करता है, तो ये सब सेवा क्षेत्र के उदाहरण हो गए। तो तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं, यानी प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि भी कह सकते हैं, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग कह सकते हैं, और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कह सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका उत्तर आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरण दीजिए और व्याख्या कीजिए कि सरकार द्वारा इन गतिविधियों का कार्यान्वयन क्यों किया जाता है। अब देखिए, अब यह जोर देना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो गतिविधियां सरकारें क्यों करती है, कोई निजी कंपनी क्यों नहीं करती है। तो समझने वाली बात है कि क्यों नहीं करती है। कारण उसका यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में वे वस्तुएं उत्पादित किए जाते हैं जो समाज के सभी वर्गों के लिए आवश्यक होते हैं। अब बतलाइए, अगर इन निजी व्यक्ति कोई करेगा वो तो अपना लाभ देखेगा, उसको क्या मतलब है समाज के सभी वर्गों से। इसीलिए इस तरह की गतिविधियां जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में की जाती है ताकि समाज के हर तरह के लोगों को लाभ पहुंचे। फिर दूसरा है कि सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अवसंरचनात्मक आधार की रचना की जाती है, जैसे सड़क हो गया, रेल मार्ग हो गया, अस्पताल हो गया, विद्युत हो गया, जल आपूर्ति हो गया। अब आप जानिए इन सेवाओं का उत्पादन निजी क्षेत्र द्वारा नहीं किया जा सकता है, अतः सरकार इसका निर्माण कर। अब आप कहो कि सर निजी क्षेत्र के द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता है। अब जरा कल्पना करो, अगर सड़क कोई प्राइवेट कंपनी बनाएगा, पैदल भी चलेगा आदमी तो उसको से भी टैक्स मांगेगा वो। अब बताओ क्या संभव है?
तो इस तरह से ये सब उद्यम जो है सरकारी यानी सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा बनते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि सार्वजनिक क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं को कम मूल्य पर उपलब्ध कराती है, यानी सरकार जो वस्तु बनाती है या जो सेवा उपलब्ध कराती है अपने नागरिकों को, अपने जनता को, अपने प्रजा को जो है कम कीमत पर उपलब्ध कराती है, क्योंकि इस क्षेत्र का जो उद्देश्य है वह लाभ कमाना नहीं है, बल्कि देश की जो जनता है उसको अधिक से अधिक भलाई का काम करना है और उसको लाभ पहुंचाना है। फिर डी चौथा पॉइंट कहता है उदाहरण के लिए कि सरकार द्वारा जो है सरकार के लिए सरकार द्वारा किसानों से उचित मूल्य पर, उदाहरण के लिए सरकार द्वारा किसानों से उचित मूल्य पर अनाज खरीदना। आप देखते होंगे कि आपके गांव में राशन का दुकान होगा, आप सोचते हो कि राशन में जो हमको अनाज मिलता है कहां से मिलता है, तो सरकार क्या करती है कि इस अनाज को किसानों से उचित दर पर खरीदती है, खरीद कर भंडारण करती है और इसके बाद जो जिसको चाहिए, यानी जो गरीब तबके के लोग हैं, यानी जो सक्षम नहीं हैं अपना ये करने में व्यवस्था, तो उसके लिए जो है सो ये बांटती है राशन प्रणाली के अंतर्गत। कहने का मतलब निम्न वर्ग आय में उसका वितरण करती है। और सिंचाई की सिंचाई वगैरह भी उपलब्ध कराती है सरकार। आप देखते हो गांव में कुआं बनवाया जाता है, सरकारी नहरें ये बनवाई जाती है। तो ये सब करके जो है वो जो गरीब तबके के लोग हैं, कम आय वाले, उनको ये व्यवस्था की जाती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का उत्तर पूरा हुआ। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में तृतीय क्षेत्र के महत्व कारण बताएं। कि तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि तृतीय क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है। तो तृतीय क्षेत्र के महत्वपूर्ण होने के कारण है कुछ। पहला है कि आवश्यक सेवाएं। अब जैसे मान लो किसी भी देश में सेवा, जैसे अस्पताल हो गया, शैक्षणिक संस्था हो गया जैसे स्कूल कॉलेज वगैरह, डाक एवं तार, ये जानिए रहे हो ये सब कितना इंपॉर्टेंट है सेवा। फिर कचहरी हो गया, प्रशासनिक कार्यालय हो गया, रक्षा समय हो गया, परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, ये हर देश में बिल्कुल आवश्यक है, अति आवश्यक है। इसीलिए ये सभी सेवा जो है तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। फिर है अवसंरचनात्मक आधार। तृतीय क्षेत्र कृषि उद्योग के विकास के लिए आवश्यक अवसंरचनात्मक आधार प्रदान करती है, जैसे व्यापार है, परिवहन है, भंडारण है। तो ये सब काम जो है तृतीय क्षेत्र के द्वारा होता है, यानी सेवा क्षेत्र के द्वारा। तो इस तरह से जो है। तो अब अगला पॉइंट है आधुनिक सेवाएं। जैसे अब देखना, तुम अपने आसपास के लोगों को देखोगे या अपने घर में भी देखता होगा कि जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है तो नया नया मांग करना शुरू करेगा। आधुनिक सेवाएं अब उसके लिए जरूरी बन जाता है। अब जैसे मान लो कि आमदनी है घर में अच्छी, तो जब इलाज कराएगा तो अच्छा अस्पताल चाहिए उसको। बच्चों को पढ़ाने के लिए अब वो अच्छा स्कूल खोलेगा, निजी स्कूल खोजेगा। फिर ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए या अच्छा मैनेजमेंट वगैरह की पढ़ाई के लिए अच्छी अच्छी सेवाएं मांगेगा। तो कहने का मतलब कि जब प्राथमिक क्षेत्र का और द्वितीय क्षेत्र जब ग्रोथ करेगा तो तृतीय क्षेत्र ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। कहा कि वो दोनों के द्वारा जब आय बढ़ेगा लोग को, तो तृतीय क्षेत्र यानी सेवा का अधिक से अधिक मांग करेगा वो। फिर संचार प्रौद्योगिकी। वर्तमान समय में आप जानते हैं कि संचार प्रौद्योगिकी का महत्व कितना है। सूचनाओं को तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना प्राथमिक तथा द्वितीय क्षेत्र के विकास का आधार प्रदान करता है। यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है, जिसमें मान लो वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो तृतीय क्षेत्र जो है ये जो संचार प्रौद्योगिकी, अब जैसे मान लो एक सामान दूसरी जगह ले जाकर के बेचना है तो उसके लिए बातचीत करना और उसका कीमत वगैरह ये करना। तो कहने का मतलब कि संचार प्रौद्योगिकी की वजह से जो है तो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र ये दोनों के जो उत्पाद हैं उनको विकास करने का एक बहुत बड़ा आधार मिला है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन का जवाब पूरा हुआ और हम समझते हैं कि आप लोग सभी देखे होंगे ठीक से। अगर कोई दिक्कत हुई होगी तो आप कमेंट करेंगे। हम पुनः तैयार हैं आपके लिए। और अब हम आपसे छुट्टी लेना चाहते हैं। आप लोगों ने वीडियो देखा, लाइक किया होगा, इसके लिए धन्यवाद।